नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। अभी तक हमारे इस बीए पार्ट 1 में 4-5 लेक्चर हो चुके हैं और आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप एक ऑप्शन है ऐप के अंदर आस्क डाउट, वहाँ आपका जो भी डाउट है, कोई क्वेरीज है आपकी, तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट वाले सेक्शन में हमने बुध ग्रह को कंप्लीट कर लिया था। उसमें जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे स्टेटमेंट वाइज हमने लिख लिया, नोट्स फॉर्म में हमने उसको बना लिया था। अब सेकंड हम ग्रह की बात करने जा रहे हैं। सेकंड प्लैनेट जो होगा आपका वो होगा शुक्र। देखिए इससे पहले वाले वीडियो में क्लास में हमने क्या किया था, एक डायग्राम बनाया था आपके सामने। उस डायग्राम में जितने भी प्लैनेट थे उनको 1 बाय 1 एक एक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, उनका एक डायग्राम बनाया था। उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है और उसी सीक्वेंस में पढ़ना है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन आता है कि सौरमंडल की विवेचना कीजिए, सौरमंडल के बारे में बताइए, तो आपको उसी सीक्वेंस में ही आपको उत्तर देना है, उसी सीक्वेंस में आपको जमाना है, उसी तरह से आपका डायग्राम बनेगा और उसी के अनुरूप 1 बाय 1 यानी सबसे पहले मर्क्यूरी, फिर विनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर नेपच्यून और फिर लास्ट में यूरेनस। तो इस प्रकार से ही आपको अरेंज करना है, लिखना है। क्लियर हो गया। तो हमने बुध ग्रह के बारे में चर्चा कर चुके हैं, बुध ग्रह के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज का जो अपना टॉपिक होगा हम डिस्कस करेंगे आज शुक्र ग्रह पर। ठीक है, यानी आज हम बात करने जा रहे हैं विनस के बारे में कि शुक्र ग्रह की क्या इंपॉर्टेंस है, शुक्र ग्रह की क्या खास बात है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हेडिंग आप डाल लीजिए। आपकी हेडिंग हो जाएगी शुक्र ग्रह की हम बात कर रहे हैं आज, तो हेडिंग हो जाएगी आपकी, यहाँ पर लिख देते हैं हम शुक्र ग्रह। क्लियर। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं विनस प्लैनेट, या विनस लिख लीजिए केवल। हिंदी में हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। तो इसके बारे में अपन आज चर्चा कर लेते हैं। लास्ट हमने बुध ग्रह के बारे में चर्चा की और अब हम बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह के। देखिए नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू जो सीरीज़ है या अकॉर्डिंग टू नंबर्स हैं, सन के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं, सन के बाद जो फर्स्ट प्लैनेट है उसके रूप में कौन सा आ रहा है, उसके रूप में आ रहा है नंबर 1 बुध ग्रह। ठीक है ना। बुध ग्रह के बाद नंबर 2 पे कौन सा आ रहा है, शुक्र ग्रह। तो हम ऐसा लिखेंगे सूर्य के पश्चात, ऐसे लिखेंगे हम सूर्य के पश्चात दूसरे नंबर पर, है ना। हम ऐसे लिखेंगे सूर्य के पश्चात दूसरे नंबर पर या दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर, दूसरे सूर्य के पश्चात या सूर्य के पश्चात दूसरे स्थान पर या द्वितीय स्थान पर शुक्र ग्रह स्थित है। ठीक है, सूर्य के पश्चात दूसरे स्थान पर शुक्र ग्रह स्थित है। यानी कि जो हमारा सौरमंडल है उस सौरमंडल में जो प्रधान है वो तो सन है, उसके बाद बुध है और बुध के बाद दूसरे स्थान पे कौन सा है, शुक्र ग्रह है। ठीक है, यानी विनस है। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड की हम बात करें। सेकंड, यदि हम ग्रह के अकॉर्डिंग बात करें, क्योंकि देखिए सूर्य तो क्या है, एक स्टार है, तारा है। ठीक है, और हमारे सौरमंडल का क्या है, मुखिया है। तो सूर्य के पश्चात भी दूसरे स्थान पर है। ठीक है, सूर्य के पश्चात ये दूसरे स्थान पर है। और यदि हम ग्रहों की चर्चा करें या प्लैनेट पे देखें तो ग्रह के बाद या ग्रह के स्थान में बुध ग्रह के बाद बुध ग्रह के बाद इसका दूसरा स्थान है। बुध ग्रह के बाद इसका दूसरा
स्थान है। बुध ग्रह के बाद इसका दूसरा स्थान है। ठीक है, तो सूर्य के पश्चात दूसरे स्थान पर शुक्र ग्रह की स्थिति है। ठीक है, और ग्रह के स्थान में ये बुध ग्रह के बाद दूसरे स्थान पर इसका स्थान या इसकी स्थिति देखने को मिलती है। क्लियर हो गया दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका आकार, द्रव्यमान और घनत्व। नेक्स्ट पॉइंट है इसका आकार। ठीक है, आकार, द्रव्यमान यानी मास, आकार, द्रव्यमान यानी कि इसका साइज, इसका मास और साथ में इसका घनत्व तथा घनत्व पृथ्वी जैसा है। पृथ्वी जैसा है, इसीलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, इसीलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि शुक्र ग्रह का जो आकार है, इसका द्रव्यमान यानी इसका मास है, आकार मतलब साइज हो गया। ठीक है, द्रव्यमान इसका मास हो गया और इसकी डेंसिटी यानी घनत्व बिल्कुल पृथ्वी जैसा है। यानी हमारी पृथ्वी का जिस तरह का द्रव्यमान है, घनत्व जिस प्रकार से है, ठीक उसी प्रकार से इसका भी सेम साइज है, मास सेम है, इसकी डेंसिटी सेम है और इसीलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। क्लियर हो गया? ये इंपॉर्टेंट है लाइन। आकार, द्रव्यमान और घनत्व पृथ्वी जैसा होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की परिक्रमा या शुक्र ग्रह की परिक्रमा व परिभ्रमण। ठीक है, परिक्रमा व परिभ्रमण जो है वो है पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है या गति होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि शुक्र ग्रह पर जो सूर्य उदय होता है वो पश्चिम दिशा से होता है। हमारे जितने भी ग्रह हैं, एक शुक्र को, एक अरुण को, इन दो ग्रहों को छोड़ दिया जाए, बाकी के जितने भी ग्रह हैं उनकी जो परिक्रमा पथ है वो होता है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। जितने भी ग्रह हैं, शुक्र को और अरुण को छोड़ दिया जाए तो जितने भी ग्रह हैं यानी बाकी के बचे जो 6 ग्रह हैं उनका जो परिक्रमा है या परिभ्रमण पथ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ रहता है। लेकिन शुक्र ग्रह और अरुण का जो परिक्रमा पथ है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है। वो कैसा होता है? ईस्ट टू वेस्ट, यानी ये पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। और यदि पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, ठीक है, तो इनका सूर्योदय जो होगा, जो सूर्य उदय होता है, वो दिशा कौन सी होगी? वो दिशा पश्चिम होगी। कौन सी होगी? पश्चिम। ठीक है, जबकि अन्य ग्रहों का जो सूर्योदय होता है वो कौन सी दिशा में होता है? वो पूर्व दिशा में होता है। कौन सी दिशा में होता है? पूर्व दिशा में। जबकि शुक्र ग्रह, और जब अरुण के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे। तो शुक्र ग्रह की अभी चर्चा कर रहे हैं।
तो शुक्र ग्रह का जो सूर्य उदय होता है वो पश्चिम दिशा से होता है। ठीक है, तो यहाँ ये एक पॉइंट लिख लेंगे, इम्पोर्टेंट है ये भी। ऐसे लिखेंगे शुक्र ग्रह पर सूर्योदय। ठीक है, शुक्र ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा पर होता है, जबकि शुक्र ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा पर होता है। केवल आप इतना लिख लीजिए। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगी लाइन आपकी कि जो इसका सूर्योदय होता है वो सूर्योदय कौन से दिशा से हो रहा है, पश्चिम दिशा से होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि सूर्य के पश्चात ये दूसरे स्थान पर शुक्र ग्रह की स्थिति होती है, क्योंकि सबसे पहले कौन सा आता है, बुध ग्रह, और उसके बाद आता है शुक्र यानी विनस। फिर ग्रह के स्थान में, यदि ग्रहों के स्थान में हम देखें तो बुध के बाद ये दूसरा स्थान है, बुध ग्रह के बाद ये दूसरा स्थान रखता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि आकार और द्रव्यमान तथा इसका घनत्व, यानी कि इसका साइज, आकार मतलब हो गया इसका साइज, द्रव्यमान हो गया इसका मास, और घनत्व यानी डेंसिटी किस जैसी है, पृथ्वी की जैसी है, और इसीलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। क्लियर, ये हमारी बात क्लियर हो गई। शुक्र ग्रह की परिक्रमा और परिभ्रमण पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है, या पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, क्योंकि यहाँ मैंने आपको समझाया कि शुक्र और अरुण को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे ग्रह जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करते हैं, यानी इनका जो परिक्रमण या परिभ्रमण होता है, रोटेशन हो रहा है या रेवोल्यूशन हो रहा है, वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है, कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में होता है, वेस्ट टू ईस्ट में, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ। जबकि शुक्र और अरुण ग्रह जो है, इनकी जो गति है या इनका जो परिक्रमा या परिभ्रमण करना है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है। क्लियर हो गया बात। नेक्स्ट, शुक्र ग्रह पर सूर्य उदय पश्चिम दिशा पर होता है, ये मैंने अभी आपको समझाया है, तो ये आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिएगा आप, सूर्य व चंद्रमा के पश्चात सबसे चमकीला ग्रह, शुक्र है। क्लियर हो गया। सूर्य व चंद्रमा के पश्चात, यानी कि सूर्य का जो चमक, सूर्य की जो चमक है और चंद्रमा की चमक है, यानी सूर्य की चमक सबसे अधिक, उसके बाद आप देखते हैं चंद्रमा को, तो चंद्रमा की चमक भी बहुत अधिक हमें दिखाई देती है, लेकिन सूर्य से कम दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ लिखाया गया है कि सूर्य और चंद्रमा के पश्चात, यानी सूर्य सबसे अधिक चमक हमें देता है, उसके बाद चंद्रमा की होती है, तो सूर्य और चंद्रमा के पश्चात सबसे चमकीला ग्रह, यानी इन दोनों के पश्चात सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र। क्लियर हो गया होगा आपको कि सूर्य व चंद्रमा के पश्चात सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए चमकीला होने के कारण यहाँ लिख देते हैं, शुक्र ग्रह अधिक
चमकीला पिंड होने के कारण, पिंड होने के कारण, ठीक है, जो शुक्र ग्रह होता है, हमारा जो शुक्र ग्रह है वो अधिक चमकीला पिंड होने के कारण इसे रोम की सुंदरता एवं प्यार की देवी के नाम से जाना जाता है। रोम की सुंदरता, रोम की सुंदरता व प्यार की देवी के नाम से रोम की सुंदरता व प्यार की देवी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो शुक्र ग्रह अधिक चमकीला पिंड हो जाने के कारण इसे रोम के जो वासी हैं, ठीक है, जिसको आज हम वर्तमान में इटली कहते हैं, ठीक है, यहाँ इसे सुंदरता से प्रतीत माना गया है और इसे यहाँ प्यार की देवी भी इसे कहा गया है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि रोम की सुंदरता व प्यार की देवी के नाम से जाना जाता है। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह चंद्रमा और सूर्य के पश्चात सबसे चमकीला ग्रह है और शुक्र ग्रह अधिक चमकीला पिंड होने के कारण इसे रोम की सुंदरता व प्यार की देवी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि इसका जो परिक्रमण काल है वो कितने दिनों में पूर्ण कर लेता है, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, पहले हम एक जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और लिख लेते हैं यहाँ पर। लिखिएगा, सन 1967 में पहले सोवियत संघ हुआ करता था, ठीक है, तो सोवियत ने अंतरिक्ष में विनस 4, 5 व 6 के सहयोग से शुक्र ग्रह का पता लगाया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि सन 1967 में सोवियत ने, जो पहले सोवियत संघ हुआ करता था, आज वर्तमान में सोवियत संघ नहीं है, तो 1967 में सोवियत ने अंतरिक्ष में विनस 4, 5, 6 के सहयोग से शुक्र ग्रह का पता लगाया। ठीक है, आपको ध्यान है हमने चर्चा की थी एक बुध ग्रह की, तो वहाँ भी हमने एक इम्पोर्टेंट बात लिखी थी। वहाँ डिस्कशन हुआ था, वहाँ लिखा था हमने कि
वहाँ मेरिनियल 10 की हमारी बात हुई थी। मेरिनियल 10 ने जो बुध ग्रह के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो मेरिनियल 10 के द्वारा प्राप्त होती है। तो यहाँ सन 1967 में सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में विनस 4, 5 और 6 के सहयोग से शुक्र ग्रह का पता लगाया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात, सूर्य व चंद्रमा के पश्चात सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट बात की हम बात करते हैं। नेक्स्ट, सूर्य से इसकी दूरी, यानी कि शुक्र ग्रह की सूर्य से दूरी जो है लगभग 10.82 लाख किलोमीटर है, ठीक है। 10.82, इसको 10.2 को एक करोड़ में कर लीजिए, इसको 10.82 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। शुक्र ग्रह की सूर्य से जो दूरी है वो लगभग 10.82 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, सूर्य का जो परिक्रमा काल होता है वो 225 दिनों का होता है। ऊपर लिख देते हैं। शुक्र ग्रह का परिक्रमा का जो काल होता है या समय जो होता है, समय लिख दिया। शुक्र ग्रह का परिक्रमा काल या समय 225 दिन होता है। दो 225 दिनों में ये अपना परिक्रमा काल जो होता है वो पूर्ण कर लेता है, ठीक है। जिस तरह से परिक्रमा काल होता है ठीक उसी प्रकार से घूर्णन भी होता है, यानी परिभ्रमण भी होता है। तो सेम स्टेटमेंट यहाँ आ जाएगा। शुक्र ग्रह का जो परिभ्रमण काल होता है यानी समय, परिभ्रमण का जो समय होता है वो 243 दिन होता है। दो 243 दिन होता है। क्लियर? यानी देखिए इसका जो परिक्रमा काल है वो परिभ्रमण काल से कम है। आप देख रहे होंगे यहाँ जो परिक्रमा काल आपको दिख रहा है ये 225 दिन है। कितना? 225 दिन। जबकि इसका परिभ्रमण काल जो है वो 243 दिन है। कितना है? 243 दिन। अब जब हम पृथ्वी के परिभ्रमण और परिक्रमण की हम बात करते हैं तो पृथ्वी का जो परिभ्रमण काल होता है वो 24 घंटे होता है। कितना होता है? 24 घंटे। 24 घंटे में पृथ्वी अपनी पूरी परिभ्रमण यानी कि अपने एक्सिस पर घूम जाती है। ठीक है, 24 घंटे में। जबकि यहाँ इसको समय कितना लगता है? 243 दिन लगते हैं। ठीक है, कितने? 243 दिन। वहीं शुक्र ग्रह का जो परिक्रमा काल होता है वो 225 दिन होता है। कितना होता है? 225। जबकि पृथ्वी जो है वो 365 दिनों में अपना पूर्ण एक वर्ष कंप्लीट करती है या एक परिक्रमा अपनी पूर्ण करती है। तो पृथ्वी को कितना समय लगता है? कितने दिन लगते हैं? 365 दिन लगते हैं अपनी पूरी एक परिक्रमा करने के लिए सूर्य के चारों ओर।
जबकि शुक्र ग्रह को परिक्रमा करने में जो समय लगता है वो 225 दिन लगता है। कितना? 225 दिन। और इसका परिक्रमण काल जो है वो 243 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 243 दिन का होता है। क्लियर हो गया आपको? वो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वहाँ पर वो पृथ्वी के संदर्भ में है, तो आपको बताने के लिए कि पृथ्वी का कितना होता है और शुक्र ग्रह का कितना होता है। ठीक है, तो शुक्र ग्रह का परिक्रमण काल आप लिख लीजिए 243 दिन होता है, जबकि इसका जो परिक्रमा काल है वो 225 दिन रहता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसका जो विषुवत व्यास है, विषुवत रेखीय जो व्यास होता है वो 12,104 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं कि शुक्र ग्रह का जो विषुवत व्यास है वो 12,000, ठीक है, शुक्र ग्रह का जो विषुवत व्यास है वो 12,104 किलोमीटर होता है। ठीक है, जब हमने बुध ग्रह को पढ़ रहे थे जब हम, तो वहाँ पर हमारी बात हुई थी कि बुध ग्रह का कितना होता है? 4800। बुध ग्रह का कितना होता है? 4800, ये हमने पढ़ा था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह की, कि शुक्र ग्रह का जो विषुवत रेखी जो व्यास होता है वो विषुवत रेखी व्यास कितना होता है? 12,104 किलोमीटर। 12,104 किलोमीटर क्या होता है? शुक्र ग्रह का विषुवत व्यास होता है। क्लियर हो गया? तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हमने पढ़ी। सन 1967 में सोवियत ने अंतरिक्ष में विनस के माध्यम से, ठीक है, जैसे उपग्रह होते हैं ऐसे विनस यान है, अंतरिक्ष यान लिख लीजिए यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं हम अंतरिक्ष यान। ठीक है, अंतरिक्ष यान के द्वारा विनस 4, 5 और 6 के माध्यम से शुक्र ग्रह का पता लगाया या शुक्र के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हुई। शुक्र ग्रह की सूर्य से दूरी हमने देखी, इसकी दूरी लगभग कितना है? 10.82 करोड़ किलोमीटर। उसके बाद शुक्र ग्रह का जो परिक्रमा काल है, जो इसका रेवोल्यूशन पाथ है या जो टाइम इसमें लगता है वो 225 दिन का होता है। ठीक है, और नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा कि शुक्र ग्रह का जो परिभ्रमण समय होता है, परिभ्रमण काल होता है, रोटेशन का जो इसका समय होता है वो 243 दिन का होता है। कितना होता है? 243 डेज में ये अपना रोटेशन पूरा करता है। शुक्र ग्रह का जो विषुवत रेखी व्यास है वो व्यास कितना है? 12,104 किलोमीटर होता है। जबकि यहाँ हमने पढ़ा था कि बुध ग्रह का जो विषुवत रेखी व्यास है वो कितना है? 4800 किलोमीटर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो शुक्र ग्रह है वो बुध ग्रह से बड़ा होगा। ठीक है, तो नेचुरल है कि हम यहाँ व्यास की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यदि ये वृत्त है तो वृत्त का डायमीटर क्या होगा? ये वाला भाग। ठीक है, और इसका जस्ट हम डबल कर लेते हैं, पीछे वाले भाग को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? इसकी सरकमफेरेंस यानी परिधि हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास क्या है? ये तो व्यास है, ये डायमीटर है। हम केवल बात कर रहे हैं ये जो वृत्त हमें दिखाई दे रहा है, इस वृत्त का ये जो भाग, इस बिंदु से इस बिंदु तक का ये जो भाग है ये व्यास है। ठीक है, तो बुध ग्रह का कितना था? 4800 किलोमीटर। जबकि शुक्र ग्रह का कितना है? शुक्र ग्रह का 12,104, यानी जस्ट डबल हो गया, है ना। या इसको हम इंटू कर लें, यदि 400 या 5000 मान लेते हैं हम राउंड फिगर में, 5000 किलोमीटर मान लें शुक्र बुध ग्रह का व्यास, तो जस्ट डबल हो गया, क्योंकि 12,000 है तो जस्ट डबल मान लेते हैं ना, तो जस्ट डबल हो गया। इसका मतलब इसकी आकृति में, यानी बुध ग्रह की आकृति में और शुक्र ग्रह की आकृति में बदलाव है। यानी बुध ग्रह यदि इतना होगा तो शुक्र ग्रह इसके कंपैरिजन में इससे डबल यानी बड़ा होगा। ये इसके क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। जो अभी तक हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो शुक्र ग्रह है उसका जो वायुमंडल है वो काफ़ी घना है
और वहाँ कुछ महत्वपूर्ण गैसें हैं जो इसके वायुमंडल के चारों ओर इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो वो कौन कौन सी गैसें हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा वायुमंडल हमें पृथ्वी पर देखने को मिलता है वैसा वायुमंडल प्रत्येक ग्रह पे हमें देखने को नहीं मिलता, और इसीलिए हम ये देखते हैं कि मानव का जो जीवन है, जीव जंतु का जीवन है, वो पृथ्वी पर ही देखने को मिलता है। अन्य किसी ग्रह पर इस प्रकार का वायुमंडल नहीं है जैसा हमारी पृथ्वी पर है। तो शुक्र ग्रह की हम बात कर रहे हैं, तो शुक्र ग्रह में, यह शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है उसमें कौन कौन सी गैसें हैं और उन गैसों का क्या क्या प्रतिशत है। ठीक है, तो नंबर 1 हम बात करते हैं शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है, यानी विनस का जो एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है उसमें कौन कौन सी गैसें हैं, है ना, हम उनकी चर्चा करते हैं। अब शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है उसमें कौन कौन सी गैसें सम्मिलित होती है उसको हम देखते हैं। 1 बाय 1 हम देख लेते हैं कौन कौन सी गैसें हैं। देखिए, नंबर 1 CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। हम प्रतिशत में ही बात कर लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का या अन्य जो गैसें हैं उनका कितना कितना भाग है। तो हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का 97% भाग है। 97% भाग किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस का जो भाग है वो है 2%। 2% कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस का 2% भाग है। और उसके बाद बहुत ही अल्प मात्रा में हमें ऑक्सीजन देखने को मिलती है, और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 0.1% है। ये ऑक्सीजन है। तो देखिए क्या देखने को मिला कि CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 97% तक है, जबकि हमारी पृथ्वी पर 97% जो भाग है वो नाइट्रोजन का है। ठीक है, यहाँ जस्ट उल्टा है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा वो 97% है, और हमारी पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 0.39% है। ठीक है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाने के कारण यहाँ पर जीव जंतु, मनुष्य का जो जीवन है वो संभव नहीं है। क्लियर? ऑक्सीजन की मात्रा देखें 0.1%। तो ह्यूमन बॉडी को सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। हमारी पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो अलग है। और यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण यहाँ पर जीवन नहीं है। वायुमंडल में इस प्रकार की गैसें नहीं होने के कारण जीवन यापन नहीं हो सकता। तो ऑक्सीजन की मात्रा यदि होगी तो वहाँ जीवन यापन हो सकता है, लेकिन यहाँ जीवन यापन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? 0.1% है। क्लियर हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैटर है 97% है, नाइट्रोजन 2% है, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 0.1% है, यानी टोटल 1% भी नहीं है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ये नोट कर लीजिए आप। और लास्ट शुक्र ग्रह का अंतिम पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट है वो भी। देखिए, हमारी पृथ्वी पर जिस प्रकार से 2 भाग होते हैं, या किसी भी ग्रह की हम बात करें तो एक मैं आपको डायग्राम के द्वारा बता देता हूँ कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो क्या चीज़ है। जैसे सपोज जितने भी ग्रह हैं वो व्रतनुमा आकृति में है।
मान लीजिए ये एक डायग्राम मैंने बना दिया शुक्र ग्रह का, ठीक है, और इसका विषुवतरेखीय व्यास भी होगा जो हमने अभी डिस्कस किया कि लगभग 12,104 किलोमीटर है। तो ये इसका विषुवतरेखीय व्यास हो गया, ये हो गया 12,104 किलोमीटर। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है, इसका ये जो भाग होगा यानी कि इस विषुवत रेखा के ऊपर वाला जो भाग होगा तो कौन सा गोलार्ध होगा, उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सा भाग होगा, उत्तरी गोलार्ध होगा, ठीक है। कौन सा वाला भाग, ये वाला, हम इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि विषुवत रेखा के उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध। और ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर। तो विषुवत रेखा के ऊपर जो है उत्तर में जो दिखाई दे रहा है वो उत्तरी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध, उत्तरी। और विषुवत रेखा के दक्षिण में वो कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए यहाँ क्या देखने को मिलता है, स्टेटमेंट वाइज हम लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा कि शुक्र ग्रह के जो उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा है, उत्तरी गोलार्ध, शुक्र ग्रह के उत्तरी गोलार्ध वाले भाग में 5 से 10 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। 5 से 10 किलोमीटर ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। देखिए कौन से गोलार्ध की बात हो रही है, जरूर ध्यान रखिएगा। हम बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध की, दक्षिणी गोलार्ध की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं कि इस भाग में कितना, लगभग 5 से 10 किलोमीटर ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। कौन से पर्वत, ऊंचे पर्वत है। कितना, 5 से 10 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। कौन से भाग में, उत्तरी गोलार्ध जो इसका भाग है वहां पर। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे दक्षिणी गोलार्ध वाले भाग में। जिसका दक्षिणी गोलार्ध वाला भाग है, यहाँ क्या पाया जाता है। तो इसका जो दक्षिणी गोलार्ध वाला भाग है, उस दक्षिणी गोलार्ध वाले भाग में हमें देखने को क्या मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम दक्षिणी गोलार्ध के बारे में लिख लेते हैं। ऐसे लिखेंगे, शुक्र ग्रह के दक्षिणी गोलार्ध, शुक्र ग्रह के दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध वाले भाग में गहरी घाटियां, वे भ्रंश पाए जाते हैं। ठीक है। शुक्र ग्रह के दक्षिणी गोलार्ध वाले भाग में गहरी घाटियां वे भ्रंश यानी कि वैलीज और फॉल्ट पाए जाते हैं। कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध वाले हिस्से में। जबकि इसका उत्तरी गोलार्ध वाला जो हिस्सा है वो किस तरह का है, वहाँ पर अधिक ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। इस वाले भाग में तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ तो आपको पर्वत देखने को मिल रहे हैं जो कि 5 से लेकर 10 किलोमीटर ऊंचे पर्वत है। जबकि इसका दक्षिणीवर्ती वाला भाग है, ये जो भाग है, यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको गहरी घाटियाँ, ठीक है, भ्रंश आपको देखने को मिल रहे हैं। कौन से वाले भाग में, इसके दक्षिणी गोलार्ध वाले भाग में आपको भ्रंश घाटियाँ आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर गहरे कैनियन, ठीक है। हमने बात की थी इससे पहले, जो हमारा डिस्कशन चल रहा था बुध ग्रह के बारे में, उसमें हमारी बात हुई थी बेसिन की, ठीक है, जिसको हमने क्रेटर का नाम दिया था, आपको याद होगा।
क्रेटर की बात हुई थी, यहाँ पर एक प्रकार से कैनियन मिलते हैं, यानी घेरी घेरी घाटियाँ मिलती हैं। तो ये जो घाटियाँ हैं, है ना, यहाँ एक पॉइंट लेते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में जो गहरी घाटियाँ पाई जाती है, तो ये ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, इस एक स्टेटमेंट बना के, शुक्र ग्रह के दक्षिणी गोलार्ध वाले भाग में, दक्षिणी गोलार्ध वाले भाग में, ठीक है, शुक्र ग्रह के दक्षिणी गोलार्ध वाले भाग में ग्रांड कैनियन जैसे, अब देखिए ग्रांड कैनियन आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा ग्रांड कैनियन, या इस सेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं बीए का कोर्स, तो इसमें भी ग्रांड कैनियन का नाम आएगा। ये देखिए नाम कहाँ आता है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको हिंट लग जाएगा। जब हम नदियों के द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियाँ पढ़ते हैं, जो नदियाँ के द्वारा जो स्थलाकृति होती है, आपने कक्षा 11 में पढ़ा था, जो टोपोग्राफी होती है, जो विभिन्न प्रकार की अपर्दन और अपक्षय की क्रियाएं होती है, वेदरिंग का जो प्रोसीजर होता है, उसमें हम पढ़ते हैं ग्रांड कैनियन। ये यूएसए में स्थित एक कैनियन। 3 टोपोग्राफी पढ़ते हो आप, नदी के द्वारा बनने वाली 3 टोपोग्राफी होती है। एक होती है वी शेप्ड वैली, दूसरा होता है गॉर्ज, और तीसरा होता है कैनियन। ठीक है, देखिए चित्र के माध्यम से समझाना चाहूँ तो शायद आप समझ में जाएंगे। ये तो होती है वी शेप्ड वैली, इसको बोलते हैं वी शेप्ड वैली। उसके बाद ये भाग थोड़ा चौड़ा हो जाता है, यानी इस प्रकार से देखने को मिलता है, ये शेप बनता है, तो इसको हम बोलते हैं, ये तो हो गया वी शेप्ड वैली, यानी वी आकार की घाटी बोलते हैं इसको, तो वी आकार की घाटी, क्लियर। और इसको हम बोलते हैं गॉर्ज, क्या बोलते हैं, गॉर्ज। और इसके बाद ये आकार जो होता है ना, ये वाला यहाँ से ये जो आकार है, ये और अधिक चौड़ा हो जाता है, यहाँ से ये अधिक और चौड़ा हो जाता है, और ये वाला भाग भी अधिक चौड़ा हो जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये वाला भाग भी, ये वाला भाग जो है ये अधिक चौड़ा हो जाता है। इस वाले भाग को हम कहते हैं, या ये जो टोपोग्राफी बनती है इसको हम बोलते हैं कैनियन। क्या कहते हैं, कैनियन। और ये अधिक गहरे होते हैं, कैनियन क्या होते हैं, अधिक गहरे होते चले जाते हैं। पहले वी शेप्ड गहरा होता है, गॉर्ज और गहरा हो जाता है, और कैनियन चौड़ा भी हो जाता है और गहरा भी हो जाता है। दोनों ही इसमें सिचुएशन देखने को मिलती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि शुक्र ग्रह के जो दक्षिणी गोलार्ध वाला भाग है, वहाँ ग्रांड कैनियन जैसे, अब ग्रांड कैनियन क्या है तो आपको समझ में आ गया होगा। ये ग्रांड कैनियन हम बात कर रहे हैं किसके रेफरेंस में, जो यूएसए में है ग्रांड कैनियन, जो नदी के द्वारा घाटियाँ बनाई जाती है ना। तो शुक्र ग्रह के दक्षिणी गोलार्ध वाले भाग में ग्रांड कैनियन जैसे, ग्रांड कैनियन जैसे गंभीर खड्ड, या खड्डे लिख लीजिए, गंभीर खड्डे पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। तो शुक्र ग्रह के दक्षिणी गोलार्ध वाले भाग में ग्रांड कैनियन जैसे गंभीर गड्ढे पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि दक्षिणी गोलार्ध वाला जो भाग है वहाँ गहरी गहरी घाटियाँ हमें देखने को मिलती है, हमें भ्रंश देखने को मिल रहे। इस कारण यहाँ पर जो दक्षिणी गोलार्ध वाला भाग है, ग्रांड कैनियन जैसे गंभीर गड्ढे पाए जाते हैं, जो सर्वाधिक लंबे होते हैं, है ना। उनकी जो लेंथ है वो लेंथ भी ज़्यादा है, उनकी गहराई वो भी हमें अधिक देखने को मिलती है। तो यूँ समझ लीजिए ग्रांड कैनियन से कहीं दुगने, ठीक है, दुगने चौगुने जितने लंबे और गहरे गड्ढे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी शुक्र ग्रह के बारे में जो हमने डिस्कस की। शुक्र ग्रह में सबसे पहले तो हमने बात की कि सौर मंडल में इसकी स्थिति कहाँ पर है, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि शुक्र ग्रह जो है इसकी परिक्रमा पथ, इसका परिभ्रमण पथ दोनों ही किस तरह का है, पश्चिम से पूर्व दिशा का ना होकर पूर्व से पश्चिम दिशा का है, यानी जस्ट उल्टा है। सभी ग्रह जो है
वो पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करते हैं, जबकि शुक्र और अरुण ग्रह जो है ये उल्टी दिशा में गति करते हैं। सभी ग्रह जो है वो उनका जो रोटेशन पाथ है वो पश्चिम से पूर्व होता है, पश्चिम से पूर्व, तो उनका सूर्योदय भी जो होगा वो पूर्व में होगा। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप कि पृथ्वी इस तरह से रोटेट हो रही है। ठीक है, तो पृथ्वी का ये जो हिस्सा है ये पूर्वी हिस्सा है और ये हिस्सा कौन सा है, पश्चिमी हिस्सा, तो ये रोटेट कर रही है, तो सूर्योदय जो होगा वो पूर्वी दिशा में होगा। जबकि एक्चुअल में शुक्र ग्रह और अरुण का जो परिक्रमा या परिभ्रमण पथ है वो कुछ इस तरह से है, यानी वो ऐसे घूमते हैं, तो उनका सूर्योदय कहाँ होता है, पश्चिम दिशा में, और सूर्यास्त कहाँ होता है, पूर्वी दिशा में। जबकि जितने भी ग्रह हैं उनका सूर्योदय कहाँ होता है, पूर्व दिशा में, और सूर्यास्त कहाँ होता है, पश्चिम दिशा में। तो इनमें दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। दूसरा, हमने देखा कि इसका जो परिक्रमा पथ है और परिभ्रमण पथ है उनमें भी अंतर है, यानी परिक्रमा का जो काल है वो कम है, 225 दिन है, और जो इसका परिभ्रमण का जो काल है वो 243 दिन है, यानी कहीं अधिक है। और यदि पृथ्वी के रेफरेंस में बात करें, तुलना करके हम बात करते हैं, तो हमारी पृथ्वी जो है उसका जो परिक्रमण काल है वो 365 दिन का होता है, और परिभ्रमण काल जो होता है वो 24 घंटे का होता है। क्लियर हो गया। फिर हमने बात की कि शुक्र ग्रह जो है इसका उत्तरी गोलार्ध वाला भाग जो है वो 5 से 10 किलोमीटर ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, और इसका जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर हमें घाटियाँ और भ्रंश देखने को मिलते हैं। और लास्ट हमने पढ़ा कि शुक्र ग्रह के दक्षिणी गोलार्ध में जो ग्रांड कैनियन है, जो मैंने आपको उदाहरण के रूप में समझा दिया है कि जो ग्रांड कैनियन है वहाँ उस जैसे गंभीर खड्डे पाए जाते हैं, कैनियन पाए जाते हैं, गहरे गहरे खड्डे पाए जाते हैं, जो शायद ग्रांड कैनियन से भी कहीं 4 गुना या 2 गुना गहरे और लंबे हो सकते हैं। तो ये डिस्कस हमने किया शुक्र ग्रह के बारे में, विनस के बारे में। हम पहले पढ़कर आ चुके हैं मरक्यूरी के बारे में, यानी बुध ग्रह के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, और इस क्लास में हमने शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, और इसी तरह से हम 1 बाय 1 एक एक ग्रह को कंप्लीट करते जाएंगे, ताकि अच्छे से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाए, और आगे के जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उनको भी इसी तरह से डिस्क्राइब करते हुए एनालिसिस तरीके से पढ़ेंगे, ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, और यदि पॉइंट समझ में आ जाएगा तो आप एग्ज़ाम में उसको अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में, हमारी पृथ्वी किस प्रकार से बनी है, वो उसका जो विकास हुआ है वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। लेकिन बेसिक जानकारी हम पृथ्वी के बारे में प्राप्त कर लेंगे कि जब हम सौर मंडल में चर्चा करते हैं तो पृथ्वी किस प्रकार की स्थिति में है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।